हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारा फोकस होता है वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर होता है। ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी यदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, एमपीएसआई की, जेल प्रहरी की, कांस्टेबल की, पटवारी की या किसी और राज्य स्तर के एग्ज़ाम की जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हों। आज हम इस वीडियो में 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली जो खबर है वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, कुछ इस तरह से पैनल्स बने होते हैं, बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं। इन पैनलों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि बिजली बनती है। तो इस तरह के पैनल्स लगाए गए हैं बहुत बड़े क्षेत्र में रीवा के, जिससे करीब 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की जानी है। तो यह पहली परियोजना है जिससे उत्पादित बिजली तापीय ऊर्जा से सस्ती है। अगर सरल शब्दों में देखें तो इस परियोजना से हमें जो बिजली मिलेगी वो तापीय ऊर्जा यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली या इस तरह से बनने वाली बिजली से सस्ती होगी। आगे देखते हैं। पहली बार ओपन एक्सेस के माध्यम से बाहर बिजली भेजी जाएगी, यानी कि इसमें जो उत्पादन होगा उसका 24% जो है वो दिल्ली मेट्रो को भेजा जाएगा। ये जो परियोजना है इसके आंतरिक ग्रिड समायोजन के लिए बैंक और CTF यानी कि क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा ऋण दिया गया है, जो 0.25% LIBOR के आधार पर दिया गया है। अगर मैं यहाँ LIBOR के बारे में बताऊँ आपको तो इसका फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि लंदन में जो इंटर बैंक होते हैं, यानी लंदन में एक बैंक दूसरे बैंक को जब लंबे समय के लिए कोई ऋण देता है उस पर जो ब्याज दर लागू होती है, जिस दर से वो दे रहा होता है उसको कहते हैं LIBOR लिबोर। चलिए आगे देखते हैं। इस योजना के माध्यम से जो क्लीन एनर्जी हमें मिलेगी उससे हर साल कार्बन के यानी CO2 के उत्सर्जन में 15.60 टन की कमी होगी। ये जो कमी है ये लगभग 2.6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये जो योजना है इसे विश्व बैंक का प्रेसिडेंट पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इस परियोजना का लोकार्पण 10 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को अन्नदाता और ऊर्जादाता कहा गया, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस प्रकार किसान खेतों में फसल लगा के अन्नदाता होता है, उसी तरह से सोलर पैनल्स लगाकर बंजर पड़ी ज़मीनों पर या ऐसी ज़मीनों पर जहाँ पर वो कृषि नहीं कर रहा है या कोई कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो सोलर पैनल्स लगाकर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने इस परियोजना के बारे में कहा कि ये श्योर, प्योर और सिक्योर परियोजना है, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा का हम उत्पादन कर रहे हैं जो श्योर है, बिल्कुल आपको मिलनी है, प्योर यानी बिल्कुल शुद्ध है, और सिक्योर यानी बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल सिक्योर है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में टॉप 5 देशों में आता है। 2014 से उन्होंने तुलना करके बताई कि जहां 2014 में सोलर ऊर्जा से उत्पादित होने वाली, सौर ऊर्जा से पर उत्पादित होने वाली बिजली का जो प्रति यूनिट दाम था वो 7 से 8 रुपये होता था, वहीं अब ये जो बिजली से उत्पादित होने वाली जो ऊर्जा है या बिजली है उसके जो दाम है प्रति यूनिट वो 2 रुपये 25 पैसे से 2 रुपये 50 पैसे तक हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भविष्य में जो सरकार है उनकी बिजली आधारित परिवहन यानी कि बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको प्रमोट करने और उनको बढ़ावा देने की योजना है। आगे उन्होंने बताया कि 36 करोड़ LED बल्ब के प्रयोग से अब तक
600 अरब यूनिट बिजली बचाई गई है। देखा जाए तो 2016 में सरकार ने उजाला योजना शुरू की थी, जिसके तहत ये एलईडी बल्ब सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बताया कि 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि 10,000 मेगावाट तक सोलर ऊर्जा का उत्पादन करना है। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश ने सोलर ऊर्जा के लिए 2010 में एक अलग विभाग बनाया था। ये थी पूरी जानकारी हमारी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो है कोरोना वायरस के लिए। प्रदेश सरकार है उसने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वो सैंपल को और अधिक से अधिक सैंपल लिए जाएंगे और अधिक से अधिक सैंपलिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है राशन कार्ड के संबंध में। हमने पिछले लेक्चर में वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में चर्चा की थी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश शासन ने कहा है कि जो लोग लंबे समय से राशन कार्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या राशन नहीं ले रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और राशन कार्ड से ऐसे लोगों के नाम हटाए जाएंगे। अगली खबर है फिल्म और सीरियल के शूटिंग से संबंधित। हाल ही में मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग ने टू रीस्टार्ट फिल्म शूटिंग एक टाइटल से एक पूरी गाइडलाइन जारी की है। ये जारी की है मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के फिल्म फैसिलिटेशन सेल ने। इसने ये जो गाइडलाइन जारी की है, इस गाइडलाइन के तहत अगर आप इंडोर यानी कि कहीं अंदर पे शूटिंग करते हैं किसी हॉल में, किसी घर में, तो इंडोर शूटिंग के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ 15 कर्मचारी रख सकते हैं और आउटडोर यानी कि बाहर आप अगर शूटिंग कर रहे हैं खुले क्षेत्र में, तो आप शूटिंग के लिए अधिकतम 30 लोगों को रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में विकास कैसे हो और विकास से संबंधित नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसी के साथ उन्होंने इसी उद्देश्य से innovation.mp.gov.in नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें प्रदेश में कार्य कर रहे कर्मचारी, प्रशासनिक विभाग के लोग से जुड़े हुए लोग और जो आम जनता है वो भी इस पोर्टल में जाकर अपने विचार दे सकते हैं, या आपके पास इससे संबंधित अगर कोई सुझाव है या कोई विचार है, कोई आइडियाज़ हैं, तो आप भी इस पोर्टल में जाकर अपने विचार सीधा प्रदेश सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो चंबल संभाग से है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अभी नई दिल्ली में रक्षा मंत्री जी से उनके निवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात के तहत उन्होंने चंबल क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोलने की बात की। अब देखते हैं कब तक ये सैनिक स्कूल खुल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कोरोना रोकथाम के लिए। कोरोना रोकथाम के लिए लगभग 27.51 करोड़ की जो आयुर्वेदिक दवाई है वो प्रदान की गई है। ये प्रदान की है राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा और ये दी गई है आयुष्मान विभाग को। आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना संक्रमण चल रहा है तो बहुत सारे विभागों में और बहुत सारे जगहों में आयुर्वेदिक काढ़े के जो पाउचेस हैं वो बना बना के मुफ्त लोगों में बांटे जा रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत लगभग 27.51 करोड़ की आयुर्वेदिक दवाइयाँ राज्य वनोपज संघ के द्वारा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है केंद्र सरकार ने कहा है कि जो भी आंगनबाड़ियाँ हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए वो एक नए ऐप यानी कि कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस ऐप के तहत उन आंगनबाड़ियों की मॉनिटरिंग करेंगी। इसमें होगा ये कि इस मॉनिटरिंग के तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको इस ऐप को अपने मोबाइल में रखना होगा और फिर जब वो आंगनबाड़ी खोलते हैं यानी उनके खुलने का समय और बंद होने के समय उस ऐप में उनको अपडेट्स करना होगा, जिससे पता चलेगा कि वो आंगनबाड़ी किस तरह कब खुलती है, कब बंद होती है, वहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सारी जानकारी उस ऐप में अपलोड की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश में जो बासमती चावल होता है उसको जीआई टैग देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के 13 ज़िले हैं जैसे कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया,
गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर आदि क्षेत्रों में इस बासमती चावल की पैदावार होती है और उसे जीआई टैग दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसको जीआई टैग मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है ये। अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से इस कोरोना संक्रमण काल में जो स्कूल है वो बिल्कुल बंद है, कॉलेजेस पूरी बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना जारी की है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यानी पहली क्लास से लेकर 8th क्लास तक के सारे बच्चों को दूरदर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से, दूरदर्शन में पूरा कार्यक्रम प्रसारित होगा जिसमें शिक्षक जो होंगे, जो टीचर्स होंगे, वो आकर आपको पढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये पूरा प्रसारण किया जाएगा। इस बीच में जो बच्चों की पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखने का, उसको लगातार बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है चंबल एक्सप्रेसवे के लिए। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे बातचीत की और चंबल एक्सप्रेसवे पे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हुई। अगर मैं चंबल एक्सप्रेसवे की बात करूं तो चंबल एक्सप्रेसवे का जो प्रदेश में लंबाई होगी वो लगभग 309 किलोमीटर की होगी। इसी के साथ ये जो एक्सप्रेसवे है ये मुरैना, शिवपुरी, भिंड से होते हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। अगर मैं भिंड की बात करूं तो भिंड में जो गोल्डन क्वाड्रिलेट है यानी कि कानपुर आगरा वाला जो मार्ग है वो वहाँ से उसको जोड़ेगा। उसी की तरह मुरैना की अगर बात करूँ तो ये नॉर्थ कॉरिडोर और दिल्ली राजस्थान जो मार्ग है उसको जोड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो है सोलर पंप योजना के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सोलर पंप योजना के तहत कहा है कि अगले 3 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। अभी जब से ये योजना चालू हुई है तब से लेकर अभी तक लगभग 14,250 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। आने वाले जो समय है, आने वाले जो 3 वर्ष हैं, इनकी संख्या 2 लाख तक करने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक अभियान के बारे में जिसका नाम है किल कोरोना अभियान। किल कोरोना के अभियान की अगर मैं बात करूं तो किल कोरोना अभियान 1 जुलाई को भोपाल शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में की। इस अभियान के तहत 10,000 टीमें बनाई जाएंगी और 10,000 टीमें जो हैं ये 10 लाख परिवारों का सर्वे प्रतिदिन करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। खेलो इंडिया कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पूरे देश में लगभग 1000 लघु केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस लघु केंद्रों के जो संचालन होगा, पूर्व के जो चैंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं उनके द्वारा इन लघु केंद्रों को चलाया जाएगा, इनका संचालन किया जाएगा। उसके बाद कुछ केंद्रों को हर साल चयन किया जाएगा, 4 या 5 जो केंद्र हैं उनका चयन किया जाएगा और उनको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो है मत्स्य संपदा योजना से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को यानी कि इस योजना को प्रॉपरली चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। इस समिति का नाम दिया गया है राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति। अगर इसके समिति के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के जो सचिव होंगे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में कुल 6 सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्यों को इसमें नामित किया जा सकता है जिन्हें इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज हो। अगर इसके सदस्यों की बात करूं तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जल संसाधन विकास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य सचिव होंगे वो इसके सदस्य होंगे। उसी की तरह केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान केंद्र जो पाथरखेड़ा में है उसके जो प्रभारी अधिकारी होंगे वो भी इस समिति के सदस्य होंगे और राज्य स्तरीय बैंकर समिति जो है उसके जो संयोजक हैं वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर है जो CISCE जो है, इसने अपना जो सिलेबस है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए जो नए पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उसमें लगभग 25% की कटौती की है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना जो चलाई जा रही है, इस योजना के तहत जो अभिभावक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चियों के, अपनी बेटियों के खाते नहीं खुलवा सके, तो उनको खाते खुलवाने के लिए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब वो 31 जुलाई तक अपने बेटियों के नाम पे जो है खाते वो खुलवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस योजना की, तो जिन बच्चियों के, जिन बालिकाओं के आयु 10 वर्ष के अंदर है वही इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल सकते हैं। लेकिन जो 25 मार्च से लेकर 30 जून के बीच में जो पूरा लॉकडाउन का समय रहा, उस बीच में काफ़ी सारे ऐसे अभिभावक थे जो अपनी बच्चियों के लिए या इन बच्चियों के खाते नहीं खुल पाए थे, इन बेटियों के खाते नहीं खुल पाए थे। इसीलिए अब इस तिथि को 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है, उसने पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने के लिए काफ़ी समय से एक डेडलाइन निर्धारित की थी। अब इस डेडलाइन को और आगे तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये 31 मार्च थी, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है 31 जुलाई तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका ऑडिट और गुणवत्ता के आधार पर इनकी एक रैंकिंग जारी करने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत जो रैंकिंग होगी वो राजमार्ग की कुशलता, राजमार्ग पर सुरक्षा, उसके उपयोगकर्ता को मिलने वाली सुविधाएं, ऐसे जो मानदंड हैं उनके आधार पर राजमार्गों की रैंकिंग जारी करने का कहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से रैंकिंग जारी करने से राजमार्गों को और बेहतर और गुणवत्तावान बनाने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सेना में महिला अधिकारियों के बारे में। इस बारे में हमने पहले के वीडियोस में भी चर्चा की थी। अगर हम बात करें तो अभी उच्चतम न्यायालय ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के मामले में केंद्र सरकार को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय की बात करूं तो 2010 में सेना में जो महिलाएं अधिकारी काम करती है उन्हें सिर्फ शॉर्ट कमीशन दिया जाता था, स्थायी कमीशन पर नहीं रखा जाता था। शॉर्ट कमीशन और स्थायी कमीशन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट कमीशन यानी कि 14 वर्ष या 10 वर्ष ही उनको सेना में नौकरी होती थी उनकी, और स्थायी कमीशन की बात करूं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो सेना में कार्य कर रहा हो, अगर वो 14 वर्ष अपने पूरे कर लेता है तो स्थायी कमीशन को प्राप्त करता है। स्थायी कमीशन के तहत उसे पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाती है। लेकिन महिलाएं अधिकारियों को क्या किया जाता था कि उन्हें स्थायी कमीशन का अधिकार नहीं था, उन्हें 10 या 12 साल की नौकरी के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। तो ये काफ़ी लंबा केस चला। इसके बारे में न्यूज़ में हमने ऑलरेडी चर्चा की जा चुकी है। इसको पुराने वीडियोज़ में हमने इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है मंगलयान से। मंगलयान है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसने अभी जो मंगल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह है फोबोस, इसकी तस्वीर भेजी है 1 जुलाई को। तो इस तरह की ये जो छोटी छोटी न्यूज़ है, इससे प्रश्न बनते हैं, यहीं से बनते हैं कि फोबोस क्या है, फोबोस क्या एक उपग्रह है, क्या एक क्षुद्र तारा है, या मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है भारतीय रेलवे से। भारतीय रेल पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले रेलवे इंजन का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम दिया गया है नवदूत। और ये जो पूरा सफल परीक्षण किया गया है ये जबलपुर का जो रेलवे मंडल है उसके द्वारा किया गया है। तो जितने भी मेरे साथी जबलपुर से ये सुन रहे हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो जबलपुर से इस वीडियो को सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बॉलीवुड की जो मशहूर कोरियोग्राफर है सरोज खान, उनका निधन हो गया है। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगली जो खबर है वो है मशहूर फिल्म अभिनेता जगदीप का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
इनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफ़री था। इन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया था और फिल्म शोले से इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अब आपको कमेंट्स करके मुझे ये बताएं कि ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है, अगली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर। विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 में जो विश्व की जनसंख्या थी वो 5 अरब से ज़्यादा हो गई थी, और अगर मैं अभी की बात करूं तो वर्तमान में हम 7 अरब यानी कि लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा है हमारी संपूर्ण विश्व की आबादी। तो विश्व पे या पर्यावरण पे या संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या के वृद्धि के जो ये प्रभाव है, जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव को और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो आपको पता होगा कि भाई जो चीन है वो जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है। उसके बाद हमारा नंबर आता है यानी भारत का, और तीसरे नंबर पर USA यानी कि अमेरिका का। जो अभी ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से जो नाइजीरिया है वो सबसे तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने वाला देश है। अगर इसी तरह से इसी रफ्तार से उसकी जनसंख्या बढ़ती रही तो ये 2050 तक तीसरे स्थान पर यानी कि अमेरिका की जगह ले लेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या कोष UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका टाइटल था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 1.2% के हिसाब से बढ़ रही है। ये जो जनसंख्या बढ़ने का रफ्तार है ये चीन की रफ्तार की दुगनी से भी ज़्यादा है। इसीलिए कहा जाता है, कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि 2035 या 2040 के लगभग भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगर हम जनसंख्या के बढ़ने की, जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला कारण है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यानी कि उच्च जन्म दर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म हो रहा है, और मृत्यु दर है जो निम्न है यानी कि कम से कम लोग मर रहे हैं, इससे जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो है निर्धनता और गरीबी, अज्ञानता, शिक्षा का अभाव, कृषि पर निर्भरता से अब जनसंख्या वृद्धि का क्या संबंध है। तो अगर इसको हम देखें तो अगर कृषि ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो जो ग्रामीण परिक्षेत्र वाले हैं, जो आपने देखा होगा निर्धन परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, तो वो जो कृषि पर आधारित हैं, जिनका व्यवसाय कृषि है, तो वो ये सोचते हैं कि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि कार्य में लगे होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। इस विचारधारा को लेकर भी लोग बड़े परिवार की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कुछ है सामाजिक और धार्मिक अंधविश्वास, जैसे कि पुत्र की चाह में भाई 3-4 बेटियां हो गई है कि, और बेटे की चाह में नए और बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। अगर मैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की बात करूं तो सबसे पहला दुष्परिणाम है वनों का नाश, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, संसाधनों के लिए जगह चाहिए, तो हम जो जंगल है, जो वन है, उनको काटेंगे। उसके बाद गरीबी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, आवास की समस्या होगी, कुपोषण यानी कि पर्याप्त, क्योंकि भोजन तो उतना ही है, परिवार ज़्यादा बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, तो सबको भरपेट भोजन नहीं मिल पाएगा। चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव, भाई डॉक्टर जो चिकित्साएं सुविधाएं हैं हमारे यहाँ वैसे भी सीमित है देश में। जनसंख्या बढ़ेगी तो एक डॉक्टर पर 1000 मरीज़ हो जाएंगे, 10,000 मरीज़ हो जाएंगे। इससे हमारी यहाँ की जो चिकित्सा सुविधा है उस पर दबाव बढ़ेगा। संसाधनों की कमी होगी, जाहिर सी बात है कि जो जल है हमारे पास सीमित है, वन है हमारे पास सीमित है, हमारे पास कोल, चाहे वो खनिज संसाधन हो या और भी प्राकृतिक संसाधन हो,
जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उन पर दबाव उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उनकी कमी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि तो वो तो सीमित है। उसके बाद पारिस्थितिकी और पर्यावरण का नाश। अगर मैं इसके उपाय की बात करूं तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे हम रोक सकते हैं या इसके संबंधित क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है शिक्षा प्रणाली में इस समस्या को सम्मिलित करना। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे और शिक्षा प्रणाली में इस समस्या के बारे में जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, बातचीत होगी, लोग उतने जागरूक होंगे कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए नुकसानदायक है। आपने 8th क्लास 9th क्लास में भी देखा होगा, हमें जनसंख्या विस्फोट के ऊपर निबंध लिखने, ऐसे लिखने के लिए आते होंगे, आपने भी लिखे होंगे शायद। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बड़े स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाएं तो भी इससे हम जनसंख्या नियंत्रण को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। आर्थिक विकास तात्पर्य है कि अगर लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि बड़ा परिवार यानी कि ज़्यादा कमाने वाले लोग यानी कि सबको भरपेट भोजन मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट ये जो एक विचार चलता है गरीब परिवारों में कि भाई ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे तो सबको भरपेट भोजन मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे अगर लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बड़े परिवार को नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। आगे हम इसके जो दुष्परिणाम हैं जनसंख्या वृद्धि को, इसके प्रति जागरूकता अभियान, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे आयोजन किए जाते हैं, जैसे पोस्टर आयोजन, स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है। उसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो समाज सेवी संगठन हैं, इनका सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो संगठन है ये सीधे आम जनता से, आम लोगों के साथ संपर्क में होते हैं। इन सारे उपायों में अगर हम बात करें कि हमने अभी तक यानी भारत ने अभी तक या सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं, तो वर्ष 1952 में हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को बनाया था। तो ये था विश्व जनसंख्या दिवस। इससे संबंधित आप जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी कोट्स डिस्कस किए हैं, समस्याएं, उपाय, ये सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में राइटिंग करते हैं, इसके ऊपर आपको कुछ लिखने आए तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर बहुत काम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग के कहूँ या एक तरह से ये पूरा एक मंत्रालय ही है, वो है MSME मिनिस्ट्री, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्या होते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 जून 2020 की नई परिभाषा के अनुसार, जो अभी नई परिभाषा बनाई गई है, इसके अनुसार जिस उद्यम में या जिस उद्योग में या जिस व्यवसाय में 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर होगा, उन्हें हम सूक्ष्म उद्यम में रखेंगे। उसी के बाद जिन उद्यमों का या जिन व्यवसायों का 10 करोड़ का निवेश होगा और 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, ये आपको लघु उद्यमों में आएंगे। उसके बाद जिनका निवेश 20 करोड़ का निवेश होगा और 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, ये आपको मध्यम उद्यमों में आएंगे। इसी के साथ MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की भी स्थापना की। चैंपियंस पोर्टल में क्या किया जाएगा कि MSME क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं उनको राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता हासिल करने के लिए सक्षम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं MSME की बात करूं तो आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ख़ास तौर से आत्मनिर्भर भारत या आपका मेक इन इंडिया, तो इन सारे परियोजनाओं के लिए MSME उद्योग जो भारत में हमारे देश में जो चल रहे हैं वो बहुत ही सहायक हैं। इसीलिए जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाया गया है, इस पैकेज के तहत उप ऋण योजना चालू की गई है इस MSME उद्यमों के लिए। उसी तरह MSME उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1983 में
राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एमएसएमई की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लगभग 22,000 से अधिक एमएसएमई हैं। लॉकडाउन की अवधि में भी, जब पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, उस अवधि में भी लगभग 1,100 यानी 1,100 से अधिक जो इकाइयाँ थी वो कार्य कर रही थी, जो सैनिटाइज़र, मास्क और दवाइयों के क्षेत्र में काम कर रही थी। प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभाग का गठन किया 5 अप्रैल 2016 को। ये जो विभाग है, ये जो एमएसएमई उद्यम हैं, इनके लिए नीति बनाता है और साथ ही सामाजिक, आर्थिक और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को निर्धारित करता है। इसका विशेष जो लक्ष्य होता है वो होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और साथ में विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बढ़ावा देना। कोरोना काल में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो प्रदेश सरकार है, इसने कारखाना कानून में कई सारे परिवर्तन किए थे। इसको हमने पिछले कक्षाओं में, पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एमएसएमई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 अप्रैल 2017 को जो यूएन की जो आम सभा थी उसके 74 वर्ष पूर्ण हुए और इस उपलक्ष्य पर 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 जून को। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अनुसार अब तक देश में 65,312 जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनकी स्थापना की जा चुकी है। देश के विभिन्न हिस्सों में 60 से अधिक नए बौद्धिक संपदा यानी आईपी केंद्र स्थापित किए गए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने 27 जून 2018 को सौर चरखा मिशन भी शुरू किया था। सौर चरखे मिशन के बारे में हमने ऑलरेडी पुराने जो लेक्चर्स हैं आप उठा के देखेंगे तो पुराने लेक्चर्स में हमने उनको डिस्कस किया है। इसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में एमएसएमई उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग हैं जो मेक इन इंडिया और इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर, वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी इस कोरोना संक्रमण में एक काफ़ी चर्चा में रही है। ये हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के प्रोटोकॉल के तहत सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने संस्थाओं को प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है, यानी कि जो संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं वो अब क्लिनिकल ट्रायल कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में यानी हमारे खून में होता है। अगर हम हमारे मानव रक्त की बात करें, हम हमारे खून की बात करें, तो हमारे खून में 45% जो होता है वो होते हैं RBC, WBC और प्लेटेट्स। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटेट्स, ये होते हैं। और जो 55% है, 55% हमारे ब्लड में जो हमारा रक्त होता है उसमें 55% मात्रा होती है प्लाज्मा की। हमने जैसे स्कूलों में पढ़ा होगा कि भाई हमारा रक्त लाल क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें RBC की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाल दिखता है, यानी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं। अब इस प्लाज्मा थेरेपी में किया जाता है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो, पूर्व में रहा हो और वो ठीक हो गया हो। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में होता है आपका प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में मिनरल्स होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ वही चीज़ है जो आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए कोई शख्स है, उसको कोरोना संक्रमण हुआ, उसके बाद उसका उपचार हुआ, उपचार के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब कोई पर्सन बी है, उस व्यक्ति को संक्रमण हुआ, तो ये जो पहले जो ठीक हो चुका व्यक्ति है
उसका ब्लड लिया जाएगा, उसका रक्त लिया जाएगा, उस रक्त में से क्या निकाला जाएगा, प्लाज्मा निकाला जाएगा। प्लाज्मा में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होती है, यानी कि यही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा फिर इस व्यक्ति के रक्त में से प्लाज्मा अलग किया जाएगा और ये प्लाज्मा किसको दिया जाएगा, उस संक्रमित व्यक्ति को दिया जाएगा जो अभी संक्रमित है। तो उसके अंदर जब ये प्लाज्मा जाएगा तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ यानी कि वो उसको उस रोग से लड़ने में सक्षम बनाएंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस यानी ILBS अस्पताल में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। हमारे प्रदेश में और भी अन्य प्रदेशों में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। देखते हैं हमारे प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कब ये पहला प्लाज्मा बैंक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है दक्षिणी चीन सागर से। दक्षिणी चीन सागर में अभी अमेरिका ने एक युद्ध अभ्यास किया। अमेरिका आपको पता है अलग है, चीन अलग है, दक्षिणी चीन सागर जो है वो अलग है, तो वो वहाँ जाके युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक वजह ये है कि अगर जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, दक्षिणी जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये दक्षिणी चीन सागर कहलाता है। इसमें आप देखेंगे कि चाइना है, यहाँ ताइवान है, यहाँ मलेशिया है, यहाँ मलेशिया है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, यहाँ फ़िलीपींस है, ये पूरा फ़िलीपींस वाला क्षेत्र है, यहाँ ताइवान है। तो ये जो आप ब्लू वाली लाइंस देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं, तो इन देशों का जो समुद्री सीमा है वो ये कहलाती है। ठीक, जैसे कि चीन की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इसकी समुद्री सीमा कहलाएगी। ताइवान की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इसकी समुद्री सीमा कहलाएगी। उसके बाद मलेशिया की समुद्री सीमा ये कहलाएगी। वियतनाम की समुद्री सीमा ये कहलाएगी। उसके बाद इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र किसका कहलाएगा, इंडोनेशिया की समुद्री सीमा कहलाएगी। लेकिन चीन का ये कहना है कि ये जो समुद्री सीमा में जो आप लोग अपने दावे कर रहे हैं ये सारा जो है ये चीन की समुद्री सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये जो रेड वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, ये कहलाती है 9 डैश लाइन। तो चीन का ये कहना है कि ये जो 9 डैश लाइन है यही हमारी समुद्री सीमा है। आप देखिए इन्होंने पूरा वियतनाम को भी ले लिया है अपने अंडर में, मलेशिया और बिल्कुल मलेशिया से तो बिल्कुल पास से होते हुए जा रहे हैं। उसके बाद फ़िलीपींस है, उसके बाद ताइवान है। तो ये जो पूरा एक लंबा चौड़ा क्षेत्र इन्होंने घेर लिया है चीन ने। तो चीन ये दावा करता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये समुद्री जो पूरा क्षेत्र है ये चीन के अंतर्गत आता है। चलिए, तो ये थी दक्षिण चीन सागर की बात। तो इस दक्षिणी चीन सागर में चीन का जो दबदबा है इसको कम करने के लिए अभी यही वजह है कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर आकर युद्ध अभ्यास करता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। अभी जो अमेरिका है इसने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी सदस्यता को त्याग दिया है। अमेरिका का ये आरोप है जो WHO है वो चीन के पक्ष में काम करता है। WHO और चीन ने इस संक्रमण को, ये जो कोरोना संक्रमण फैला है, इसको दबाने की कोशिश की। जब ये फैल रहा था तो लोगों को और दूसरे देशों को इसके बारे में जानकारी सही समय पर उपलब्ध नहीं कराई। इन सारे आरोपों के साथ अमेरिका ने WHO सदस्यता को त्याग दिया है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अमेरिका ने अभी एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी सदस्यता त्यागी थी। तो चलिए, ये था आज का हमारा इस हफ्ते का डिस्कशन। हमने काफ़ी सारी प्रमुख बातों पर इस हफ्ते डिस्कस किया। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिससे आपको आने वाले नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये सारी वीडियोस आपको और आपकी परीक्षाओं में, जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचाएंगी। फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर में कमेंट्स करके आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं, आपकी जो सलाह हैं या कोई भी आपकी शिकायत है, तो आप बिल्कुल, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ज़रूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।